मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी भौतिक भूगोल की क्लास लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वायुमंडल के स्थिरीकरण के बारे में रहेगा। वायुमंडल के बारे में विद्यार्थियों हम बचपन से पढ़ते आए हैं और प्रत्येक क्लास में, चाहे प्राइमरी लेवल से ही हम देखें तो वायुमंडल का जो चैप्टर है प्रत्येक स्टूडेंट को पढ़ने को मिलता है। तो बड़ा ही रोचक टॉपिक है और हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इस वजह से समझने में भी आसानी रहेगी। तो विद्यार्थियों, वायुमंडल की हम बात करें तो सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा की बात होती है। तो वायुमंडल क्या है? तो विद्यार्थियों, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त विशाल एवं अदृश्य गैसीय आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से चिपका हुआ है या पृथ्वी से लिपटा हुआ है, यही वायुमंडल कहलाता है। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। तो आप देखें कि पृथ्वी के चारों ओर विशाल अदृश्य गैसें, अदृश्य होती है इसलिए यहाँ अदृश्य शब्द लगाया है। अदृश्य गैसीय आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से लिपटा हुआ है। विद्यार्थियों, कई बार ये कहा जाता है कि ये जो गैसीय आवरण है ये पृथ्वी के साथ क्यों लिपटा हुआ है, किस कारण से लिपटा हुआ है? तो इसका कारण है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ही कारण ये जो वायुमंडल पृथ्वी से लिपटा हुआ है या यूं कह लें कि चिपका हुआ है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस वायुमंडल को अपनी ओर आकर्षित किए हुए है, खींचे हुए है। इस कारण वायुमंडल पृथ्वी से लिपटा हुआ है या पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस वायुमंडल को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अर्थात इसका जो अधिकांश भाग है पृथ्वी के या वायुमंडल के निचले स्तर पर देखने को मिलता है। तो वायुमंडल का लगभग 75% भाग जो वायुमंडल का जो 20 किलोमीटर तक का हिस्सा है इसके अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो ये वायुमंडल के बारे में जानकारी हुई। अब हमारा जो टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल का संगठन में अर्थात वायुमंडल की जो रचना है, वायुमंडल की जो संरचना है, किन तत्वों से मिलकर के हुई है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर क्लियर है कि वायुमंडल में हमने अभी अभी पढ़ा है कि वायुमंडल में गैसों की प्रमुखता होती है। तो वायुमंडल की संरचना में या वायुमंडल के संगठन में 3 तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है: गैस, जलवाष्प एवं एरोसोल, जिसको हम कई जगह धूल कण भी हम पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, एरोसोल के अंतर्गत वायुमंडल के द्वारा छोड़े गए जो रिजेक्टेड कण होते हैं या तरल पदार्थ की बूंदें होती है, उन सबको एरोसोल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें हम कई जगह एरोसोल ना पढ़ करके धूल कण या नमक के कण आदि भी लिखा हुआ मिलता है, तो बात एक ही है। तो 3 तत्व मुख्य रूप से वायुमंडल की संरचना में हमें देखने को मिलते हैं: गैस, जलवाष्प और धूल कण या एरोसोल। इसमें जो गैसीय पदार्थ है वो मुख्य रूप से हैं। विद्यार्थियों, वायुमंडल का जो 99% भाग है ये गैसों के द्वारा निर्मित है। अब वायुमंडल में जो 99% गैसें हैं उसमें कौन सी गैसें 99% में? 78% नाइट्रोजन है और 21% गैस ऑक्सीजन है। अब बचा ये 99%। अब जो शेष 1% है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, नियॉन है, जेनॉन है, ये सारी प्रकार की जो भी गैसें हैं इस 1% में है। तो ये 2 गैसें मिलकर के वायुमंडल का जो गैसीय भाग है इसका 99% भाग बनाती है। इसके अतिरिक्त जलवाष्प एवं धूल कणों का भी वायुमंडल में योगदान होता है। जलवाष्प के कारण ही संघनन की क्रिया होती है और धूल कणों के और जलवाष्प के कारण ही सूर्य के प्रकाश के परिकिरणन की क्रिया होती है। इन धूल कणों के कारण या नमक के कणों के कारण या एरोसोल तत्वों के कारण
जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो उस समय जो आकाश की लालिमा है, नयनाभिराम दृश्य हैं, वो इसी के कारण हमें देखने को मिलते हैं। आकाश का जो नीला रंग है वो भी इन धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण ही हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, ये जो चीजें हैं, ये जो वायुमंडल के आधारभूत तत्व हैं, ये अपना प्रमुख रोल अदा करते हैं वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के स्थिरीकरण की या वायुमंडल के अलग अलग परतों की। तो विद्यार्थियों, इनके बारे में भी हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वायुमंडल की परतों के बारे में। इन पर हम छोटी क्लासों में हमारे टीचर निबंध भी लिखाया करते थे या जनरली मौखिक भी पूछ लिया करते थे, वायुमंडल की परतों के नाम बताओ। तो यहाँ देखें, और ये जो परतें हैं हमें अलग अलग सभी जगह जिस भी बुक में पढ़ेंगे, कहीं 4 पढ़ने को मिलेगी, कहीं 5 पढ़ने को मिलेगी, कहीं 6 पढ़ने को मिलेगी, कहीं 7 पढ़ने को मिलेगी। लेकिन जहां भी पढ़ो ऐसा मत समझना कि कहीं वहां 5 दे रखी है तो वो गलत है, वहां 6 दे रखी है जो सही है, सर ने 4 बताई थी तो वो सही है। जो भी पढ़ोगे आप वो सब सही है, उसको समझो। कई जगह 2 अलग अलग जो परतें हैं उनको एक साथ कंबाइन करके दिखा दिया जाता है, कई जगह उनको अलग अलग भी दिखा दिया जाता है, तो वो संख्या बढ़ जाती है। आप देखें, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहली जो मुख्य परत है, जो पृथ्वी के ऊपर वाली परत है, या यूं कह लें कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक की परत है, वो क्षोभ मंडल कहलाती है, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी मौसम संबंधी परिवर्तन इसी परत के अंतर्गत होते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल का नाम दिया जाता है। इसी क्षोभ मंडल को एक और नाम दिया जाता है संवहन मंडल भी। तो ये इसके अलग अलग नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल कहने का कारण है क्योंकि इसमें सभी मौसमी परिवर्तन इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, हवाओं का चलना, झंझावत, ये सारे जो मौसमी परिवर्तन है इसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसी मंडल की ऊपरी सीमा में जेट स्ट्रीम पवनें चला करती है, जो हमारी मानसून के लिए, जो भारतीय मानसून के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, यहां आप देखें मैंने यहां लिखा है 8 से 18 किलोमीटर। फिर इसके नीचे जो दूसरी परत है वो समताप मंडल हमें पढ़ने को मिलती है। समताप मंडल, यहां समताप मंडल में कि इसकी जो ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक आंकी गई है। तीसरी जो परत है मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक आंकी गई है। चौथी परत है आयन मंडल, जिसको ताप मंडल भी कहा जाता है। कई जगह आयन मंडल अलग परत के रूप में देखने को मिलेगा आप लोगों को, और ताप मंडल अलग परत के रूप में पढ़ने को मिलेगा। इनकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक आंकी गई है। और अंत में आयतन मंडल जिसे कहा गया, जिसको बाहरी मंडल, इसकी ऊंचाई 640 से 10,000 किलोमीटर तक आंकी गई है। विद्यार्थियों, यूं तो वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह माना गया है कि वायुमंडल का 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला भाग अध्ययन के योग्य है या महत्वपूर्ण है। कई जगह बुक्स में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा जहां पर वायुमंडल की जो अध्ययन है वो 2900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसका विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये ऊंचाई के बारे में कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप लोगों को ये जो लिखा है यही याद रखना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये मैंने एक डायग्राम के माध्यम से वायुमंडल की विभिन्न परतों का एक डायग्राम यहां पर बनाया है। तो सबसे पहले ये जो नीचे हम पृथ्वी यहां पर लिख सकते हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर से ये वायुमंडल की शुरुआत हुई है। यहां देखें, सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में हमने यहां पर लिखा है, जो सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल वायुमंडल के सबसे निचली परत है। विद्यार्थियों, हम जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तापमान में गिरावट आती जाती है, और प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। 165
मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड कमी आती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल के अंतर, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती चली जाएगी। अब यहां देखें कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है 0 से 18 किलोमीटर तक मानी गई है। कई जगह ये 0 से 16 किलोमीटर तक भी देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों ये जो 0 से 18 किलोमीटर तक मानी गई है, ये सभी जगह एक समान नहीं है। एवरेज इसकी जो ऊंचाई है वो 12 किलोमीटर औसत मानी गई है। अब ये 12 किलोमीटर कैसे रही या 16-18 का चक्कर क्या है, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जो मोटाई है सभी जगह समान नहीं है। वायुमंडल की मोटाई ध्रुवों पर अधिक है, वायुमंडल की मोटाई भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक है तथा ध्रुवों की ओर कम है। तो यहां ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की जो मोटाई है, जैसे ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ये 0 डिग्री क्षेत्र, तो यहां पर ये स्थिति देखने को मिलती है। तो यहां ये 18 किलोमीटर भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर 18 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर लगभग 6 से 8 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो ये क्षोभ मंडल की मोटाई हमें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर 18 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्रों पर 6 से 8 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो ये ध्यान में रखना कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर सर्वाधिक मोटाई वायुमंडल की है, क्षोभ मंडल का सर्वाधिक विस्तार वहां पर मिलता है। अब इसके जस्ट ऊपर समताप मंडल हमने अभी अभी पढ़ा है। समताप मंडल, विद्यार्थियों ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है। संक्रमण क्षेत्र, पहला संक्रमण क्षेत्र जिसको क्या नाम दिया गया, ट्रोपोपॉज नाम दिया गया, या ट्रोपोपॉज भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। इसको क्षोभ सीमा भी कहा जाता है। क्षोभ सीमा, ध्यान रखें क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर ये जो ट्रोपोपॉज लिखा हुआ है, इस ट्रोपोपॉज को ही क्षोभ सीमा भी कहा जाता है। ये एक संक्रमण क्षेत्र है जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य मिलता है। और ये जो संक्रमण क्षेत्र है इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर मानी जाती है। विद्यार्थियों इसी संक्रमण क्षेत्र में या क्षोभ मंडल के सर्वाधिक ऊंचे भाग में ही जेट धाराएं चला करती है और वायुयान इसी क्षेत्र में उड़ा करते हैं। ये जो समताप मंडल है यहां पर तापमान समान रहता है, इसी कारण से नाम समताप मंडल रखा गया है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में गिरावट आती जाएगी, लेकिन इसके ऊपर वाली परत में समताप मंडल में जाते जाते तापमानों में गिरावट खत्म हो जाती है और तापमान स्थिर बने रहते हैं। तो ये समताप मंडल के बाद एक और संक्रमण क्षेत्र आ जाता है जो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में मौजूद है, जिसको स्ट्रेटोपॉज कहा गया है। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में एक और संक्रमण क्षेत्र है जिसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर आंकी गई है, इसको स्ट्रेटोपोज कहा गया है। विद्यार्थियों जो समताप मंडल है इसमें एक महत्वपूर्ण परत जो हमें पढ़ने को मिलती है, कई जगह हमने जो बचपन में पढ़ा है या किताबों में भी, एक इनके बीच में क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा दूसरी परत हमें पढ़ने को मिल जाती है। क्षोभ सीमा के बाद एक नई परत जिसको ओजोन परत कहते हैं वो हमें पढ़ने को मिलती है। तो ओजोन की हम बात करें तो ये ओजोन परत समताप मंडल का ही एक हिस्सा है। और कहां है, क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल के अंतर्गत ही समाहित है। ओजोन परत मुख्य रूप से 35 से 20 किलोमीटर के मध्य मिलती है।
ये 35 से 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये है ओजोन। यहां पर ओजोन की सांद्रता सर्वाधिक मिलती है। ये जो ओजोन परत है, ये जो सूर्य से जब पराबैंगनी किरणें आती है या अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, तो ओजोन परत उन हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। इसलिए ये जो 20 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है। ये 20 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जिसको हम ओजोन क्षेत्र कह लेते हैं या ओजोन परत का भी जिसे नाम दिया जाता है, ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच या पृथ्वी की सुरक्षा छतरी इसे कहा जाता है। लेकिन जो मानव द्वारा या बढ़ती हुई सभ्यता के विकास के द्वारा या जैसे जैसे विकास की गति निरंतर बढ़ती जा रही है, उसके द्वारा निरंतर प्रदूषण के कारण ओजोन को क्षति पहुंच रही है, जिससे ओजोन परत में या ओजोन की सांद्रता में कमी आती जा रही है। तो विद्यार्थियों, ये रही ओजोन के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि ओजोन परत कई जगह कई बुक में आप लोगों को अलग परत के रूप में भी इसका अध्ययन करने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ हमने इसका अध्ययन समताप मंडल के अधीन किया है। तो क्षोभ मंडल के बाद हमने पढ़ा समताप मंडल। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच एक संक्रमण क्षेत्र जिसको नाम दिया गया है स्ट्रेटोपोज, जिसकी जो चौड़ाई है वो 5 किलोमीटर आंकी गई है और मध्य मंडल की जो ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर तक आंकी गई है। तो ये मध्य मंडल के जस्ट ऊपर फिर से एक संक्रमण क्षेत्र आ जाता है, जिसको नाम दिया गया मेसोपोज। मेसोपोज के जस्ट ऊपर आयन मंडल आता है और आयन मंडल के ऊपर फिर थर्मोस्फीयर नाम का एक संक्रमण क्षेत्र है। थर्मोस्फीयर नाम का एक संक्रमण क्षेत्र यहां पर आ जाता है, जिसको तापमंडल कहा जाता है, क्योंकि यहां पर तापमान अचानक बढ़ने लगते हैं। और इसके बाद बाहरी मंडल इसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये जो आयन मंडल है इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक, 400 या 600 किलोमीटर तक मानी गई है, 400 से 600 किलोमीटर तक। और ये जो तापमंडल की स्थिति है, ये 40 किलोमीटर मोटी परत यहां पर पाई जाती है। कई जगह ये आप लोगों को यहां पर ये 400 किलोमीटर और ये जो तापमंडल की जो परत है ये 240 किलोमीटर भी पढ़ने को मिल सकता है। तो आयन मंडल के कारण, आयन मंडल इसलिए हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी से जो प्रेषित रेडियो तरंगें होती है वो इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए इसको आयन मंडल कहते हैं। रेडियो तरंगें यहां से प्राप्त होती है। इसके जस्ट ऊपर तापमंडल है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, जिसकी चौड़ाई 40 या 240 किलोमीटर तक आकलित की जाती है। और इसके आगे बाह्य मंडल है, जहां पर वायुमंडल का अस्तित्व न के बराबर है। बिल्कुल जो वायु है हल्की छितराए रूप में, गुच्छों के रूप में मिलती है, इसलिए इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र भी कहा जाता है। वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र। तो विद्यार्थियों, ये रही वायुमंडल की परतों के बारे में आप लोगों के सामने जानकारी। मैंने आप लोगों को वायुमंडल के संगठन में के बारे में बताया, जिसमें गैसें, जलवाष्प और धूलकण जो मुख्य संगठन में अपनी भूमिका निभाते हैं उसके बारे में जानकारी दी। तो ये एक शॉर्ट जानकारी मैंने आप लोगों को सामने प्रस्तुत की वायुमंडल के संगठन और स्तरीकरण के बारे में। आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो भी सेंड की जाएगी और साथ में ये वीडियो भी आप देखें और समझने का प्रयास करें। फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत रहती है तो आप कॉलेज में आकर के
हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान ले सकते हैं, या कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। आपकी समस्या का यथाशीघ्र निदान किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।